देखो, हम कल कृषि में सामान्य सुधारों की बात कर रहे थे और उन सुधारों के अंतर्गत ही हमने कल सुधारों पर चर्चा करी थी। उसमें हमने एग्रीकल्चर सब्सिडी के मुद्दे पर चर्चा करी थी कि एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या है और उसके प्रभाव, परिणाम और सारे पक्षों को देखा था। हमारा इसमें जो दूसरा मुद्दा है कृषि सुधारों के अंतर्गत, उस दूसरे मुद्दे में हम क्या है देखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद मुद्दा है एमएसपी को लेकर। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये एमएसपी है क्या, होता क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मूल्य, मूल्य तो समझते हो, किसी वस्तु की कीमत, उसको प्राइस कहते हैं। समर्थन है और न्यूनतम है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है कि यह एक ऐसा मूल्य है, या एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है, वह न्यूनतम मूल्य। मतलब एमएसपी को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि वह न्यूनतम मूल्य जो किसी उत्पाद को खरीद की प्रक्रिया में सरकार, वह न्यूनतम मूल्य जो किसी उत्पाद, वह न्यूनतम मूल्य जो किसी उत्पाद को खरीदने की प्रक्रिया में, उत्पाद को खरीदने की प्रक्रिया में, जो किसी उत्पाद को खरीदने की प्रक्रिया में सरकार अथवा निजी, सरकार अथवा निजी खरीदार द्वारा किसान को अदा किया जाता है। जो किसी उत्पाद की खरीदने की प्रक्रिया के दौरान किसान को अदा किया जाता है। मतलब देखो, एक ऐसा मूल्य है जो खासकर क्या है, उत्पाद हमने लिखा ना, चाहो तो यहाँ पर कृषि उत्पाद, क्योंकि ये ज्यादातर कृषि उत्पाद के लिए ही है कि किसान को सरकार एक श्योरिटी दे रही है, गारंटी दे रही है कि तुम्हारा उत्पाद मार्केट में इससे नीचे नहीं जाएगा। मिनिमम, मतलब जैसे बोल दिया कि गेहूं 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मान लेते 2,000 रुपए घोषित कर दिया है, तो मार्केट में इससे कम गेहूं की खरीद ऊपर जा सकता है। 2,500 बिक जाए कोई दिक्कत नहीं है, 3,000 बिक जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1,900 नहीं बिकेगा। यदि मार्केट में कोई किसान को 2,000 रुपए ना दे, तो सरकार का क्या कहना है कि तुम हमारे पास आ जाओ और सरकार तुमको 2,000 रुपए क्विंटल का पैसा अदा करेगी। ये एक टाइप की क्या है, गारंटी। अब देखो, यहाँ पे अभी कोई एमएसपी ऐसा नहीं है कि कानूनी गारंटी है कि मान लो नहीं मिलेगा तो तुम केस कर दोगे, ऐसा। ये एक भरोसा है सरकार का जो किसानों को दिया गया है कि तुम अपने फसल का उत्पादन करो। और ये एमएसपी क्या है ना, फसल बोते समय ही घोषित कर दिया जाता है।
जैसे अभी जून में घोषित कर दिया सरकार ने इस पूरे सीजन के लिए एमएसपी। जून में तो खरीफ की बोनी होती है ना, तो फसल बोते समय ही किसान को सरकार ये गारंटी दे देती है कि तुम अपना उत्पादन करो, उत्पादन तुमको इतने रुपए में बिके, कम से कम तो बिकी जाएगा इतने में, ऊपर जितना जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तुमको इतना रुपया मिलेगा, कोई नहीं देगा तो हम दे देंगे, हम खरीद लेंगे तुम्हारा उपज। तो ये होती है एमएसपी, ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अर्थ, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो सामान्यता तो हर जगह होता क्या है कि कोई व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बनाता है, समोसा भी बना रहा है कोई व्यक्ति, तो वो अपने समोसे का प्राइस खुद तय करता है। हो सकता है कोई 10 रुपए दे रहा हो होटल वाला, तो कोई होटल वाला 8 रुपए में भी दे देता होगा, और कोई होटल वाला 15 रुपए का भी एक समोसा देगा, क्योंकि वहां पे उसकी इच्छा है कि मेरी लागत इतनी आ रही है तो मैं तो इतना ही लूंगा। ज्यादातर प्रोडक्ट में यही होता है, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, कंपनी उसका निर्माण करती है और अपनी लागत और उसमें अपना लाभ जोड़ के उस वस्तु की कीमत तय करती है, फिर सरकार उस पर टैक्स लगा के उस वस्तु की मार्केट प्राइस तय होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सरकार एमएसपी देती है, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है। और अभी हम पढ़ेंगे, है तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर ये मैक्सिमम मूल्य हो जाता है। मतलब न्यूनतम से ज्यादा बहुत कम होता है कि किसानों को इससे अधिक मिल जाए, इससे कम ही मिलेगा ज्यादातर। मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में दिखाई देगा किसानों को, ठीक है ना। तो अभी अपन आगे देखेंगे, अभी तो बस आप अर्थ समझ गए ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसा प्राइस है या एक ऐसी मिनिमम प्राइस है जिसमें सरकार ये गारंटी दे रही है कि या तो हम खरीद लेंगे या निजी क्षेत्र किसान तुम्हारा किसान से उसके उत्पाद को खरीदने की एक भरोसा गारंटी, कानून कानून नहीं है कुछ, बस ये है कि तुमको हम निश्चिंता है कि तुम निश्चिंत होकर फसल बो, क्योंकि तुम्हारा फसल इस दाम पे तो बिकेगा ही बिकेगा। अब सवाल ये है कि एमएसपी का निर्धारण करा क्यों जाता है, उद्देश्य क्या है इस एमएसपी के निर्धारण का, क्यों। अन्य प्रोडक्ट में तो हम नहीं देखते हैं कि एमएसपी का निर्धारण नहीं करती सरकार प्राइस को तय, तो इधर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ही एमएसपी का निर्धारण क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो उद्देश्य यह है कि एमएसपी के माध्यम से उत्पादकों को एमएसपी के माध्यम से उत्पादकों को उनकी उपज के लिए एमएसपी के माध्यम से उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण, और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, समझ रहे हैं एमएसपी क्यों दिया जा रहा है, ताकि जो उत्पादक मतलब किसान है, किसान को उनकी उपज का एक लाभकारी मूल्य मिले। मतलब किसान जो अपनी फसल उत्पादक कर रहा है, फसल पे जब वो बेचे तो उसको एक निश्चित लाभ की गारंटी हो कि हाँ मेरे को इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। साथ में दूसरी चीज क्या है,
फसल विविधीकरण, डाइवर्सिटी। ऐसा ना हो कि सारे किसान केवल एक ही फसल उत्पादित करने लगे, केवल गेहूं उत्पादित कर रहा है, केवल चावल उत्पादित कर रहा है, तो दलहन और तिलहन कहाँ जाएगा, सब्जी भाजी। तो फसल विविधीकरण मतलब क्या है, हमको जो फसलों का पैटर्न है या जो विभिन्न टाइप की फसलें हैं उनको उत्पादित करने के लिए किसान प्रोत्साहित हो, क्योंकि यदि एक ही फसल उत्पादित करेंगे तो बाकी चीजों को हमको विदेश से आयात करना पड़ेगा, तो दिक्कत है। इसलिए विभिन्न टाइप की फसलों का उत्पादन हो, इसीलिए सरकार एमएसपी का निर्धारण करती है। बाकी देखो, एमएसपी के निर्धारण के और बहुत सारे उद्देश्य आप बता सकते हो कि उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर खाद्यान्न वस्तु उपलब्ध हो, इसके लिए भी एमएसपी तय किया जाता है, क्योंकि भाई फूड तो प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है ना। और यदि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहेगी, खाद्य वस्तु बहुत महंगी रहेगी, तो उपभोक्ता ज्यादा परेशान होगा, भुखमरी की स्थिति बनेगी। वो भी एक पॉइंट है जिसको सरकार ध्यान में रख के एमएसपी का निर्धारण करती है। सरकार को अपना बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए भी एमएसपी का निर्धारण करना पड़ता है। लेकिन अपन तो बस ये बताओ उद्देश्य के रूप में कि क्या उद्देश्य है कि उत्पादक को उसका लाभ मिले और फसल विविधीकरण सुनिश्चित हो सके, इसीलिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अब हमको ये देखना है कि सरकार इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैसे घोषित करती है या एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है। एमएसपी का निर्धारण, जैसे अभी सरकार ने जून में घोषित किया है 22 फसलों के लिए एमएसपी, 22 फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया है। 14 रबी की है, 6 तो 14 खरीफ की है, 6 रबी की है और 2 अन्य कॉमर्शियल क्रॉप है। ऐसा 22 फसलों के लिए घोषित किया गया है। तो सवाल यह है कि सरकार ये कैसे तय करती है कि किसी गेहूं की, चावल की या जिसकी भी कीमत कम से कम इतनी होनी चाहिए। कायदे से किसान को तय करना चाहिए कि उसकी लागत कितनी है, लागत में अपना लाभ जोड़ के और वस्तु का निर्धारण कर दे। लेकिन यहाँ पे किसान नहीं कर रहा है, सरकार कर रही है। तो सरकार इसको कैसे करती है, देखो, जो ये निर्धारण करने का एमएसपी के निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको शॉर्ट में कहते हैं CACP। CACP, तो CACP एक आयोग है जो एमएसपी का निर्धारण करता है, ठीक है ना। लेकिन ये CACP केवल सिफारिश करता है। CACP केवल और केवल सिफारिश करता है। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार एक और कमेटी है जिसको कहते हैं आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ये सिफारिश करता है किसको, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, जिसका ये कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इस कैबिनेट कमेटी के
अध्यक्ष होते हैं। ये कैबिनेट कमेटी अंतिम निर्णय लेती है कि किसी फसल का एमएसपी क्या होगा। समझ गए? सीएसीपी कैलकुलेशन करती है, कैलकुलेशन करके बताती है, सिफारिश कर देती है कि इस वर्ष गेहूं का, धान का, किसी भी अन्य फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना होना चाहिए। अब फिर ये कैबिनेट कमेटी है जो आर्थिक मामलों की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये निर्णय लेती है कि हमको एमएसपी कितना रखना है। वो चाहे तो उसकी सिफारिश को स्वीकार करे, खारिज करे, उसमें परिवर्तन करके एमएसपी घोषित कर देती है। तो ये भारत में एमएसपी इस तरीके से निर्धारित होता है, मतलब ये एमएसपी निर्धारित करने वाली संस्थाएं हैं। और ये इसमें मेन क्या है, सीएसीपी। ये सीएसीपी की स्थापना 1965 में की गई है, 1965 में। 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर एमएसपी की अवधारणा को लाया गया था और फिर ये सीएसीपी का गठन किया गया। तो देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसको लाने का क्या उद्देश्य है, इसके निर्धारण कौन करता है, तो निर्धारण में भी अपन ने बता दिया सीएसीपी सिफारिश करती है और फिर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है वो अंतिम निर्णय लेती है। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा है। ठीक है ना, समझ गए ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, एक न्यूनतम मूल्य है जो किसी उत्पाद को खरीदने की प्रक्रिया में किसान को अदा किया जाता है, या तो सरकार देगी या निजी सेक्टर देगी। ले देके एक टाइप की श्योरिटी है जो सरकार किसानों को दे रही है कि किसानों से कह रही है कि तुम्हारा उत्पाद कम से कम इतनी कीमत पे तो बिकेगा ही बिकेगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो यही है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना। फिर तय कौन करता है, तय करने के लिए सीएसीपी एक कमेटी है जो सिफारिश करती है किसको, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को, जो अंतिम निर्णय लेती है। तो देखो 1 2 3। अब इसमें चौथी चीज हमको देखनी है कि ये एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है, कैसे सरकार या जो सीएसीपी, देखो तय तो सीएसीपी करेगी, फिर ये रिकमेंडेशन देगी किसको, कैबिनेट कमेटी को, वो उसको अप्रूव करेगी। सवाल ये है कि ये सीएसीपी निर्धारण कैसे करती है। कैसे सीएसीपी ने कह दिया कि गेहूं के लिए इस वर्ष एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2100 रुपए रहेगा, 2000 रुपए रहेगा, ये उसने कैसे तय किया। तो देखो इसके लिए उसका एक फॉर्मूला है, सीएसीपी एमएसपी का निर्धारण कैसे करता है, उसके लिए उसने कुछ निश्चित चीजों को तय करके रखा है। भाई वो किसान द्वारा उत्पादित की जाने वाली फसल की लागत को देखता है कि गेहूं उत्पादन करने में, 1 कुंटल गेहूं उत्पादन करने में कितनी लागत आई है, लागत की गणना करता है। उस लागत में फिर वो किसान को प्रॉफिट को जोड़ता है और उस प्रॉफिट को जोड़ने के बाद वो एमएसपी को तय करता है। तो हमको बस यही समझना है कि वो कैसे एमएसपी का निर्धारण करता है। तो देखो एमएसपी के निर्धारण के लिए वो सबसे पहले क्या है, लागत। ये देखता है कि किसी फसल को उत्पादन करने में किसान की कॉस्ट क्या है, लागत। लागत में ही वो किसान का प्रॉफिट जोड़ेगा और एमएसपी को तय करेगा। तो देखो लागत भी सीएसीपी 3-4 लागतों की चर्चा करता है। एक सबसे पहली होती है जिसको कहते हैं A2 कॉस्ट, A2 लागत, A2 कॉस्ट। A2 कॉस्ट क्या होती है, फसल उत्पादन करने में आया कुल नगद खर्च। फसल उत्पादन करने में आया कुल नगद खर्च। फसल उत्पादन करने में जो भी कैश खर्च होता है किसान के द्वारा वो A2 लागत कहलाते हैं। A2 लागत को एग्रीकल्चरल कॉस्ट भी कहते हैं। अब देखो कुल कैश, कुल नगद क्या खर्च होगा कि भाई उसने खाद लेके आया बाजार से, बीज लेके आया यदि बाजार से, रासायनिक उर्वरक लेके आया, सब कैश में जा रहा है। मतलब वो पैसा जो किसान की जेब से कैश में जा रहा है,
बिजली का बिल दिया उसने, पेस्टिसाइड दवाइयों का छिड़काव किया और मजदूरी लगाई, श्रम, इन सबको जोड़ लेते हैं, उसको कहते हैं ए टू कॉस्ट। टोटल कैश खर्च किया जो किसान ने। किसान फसल लगाने के लिए क्या क्या करेगा भाई, उसने सबसे पहले बीज खरीद के लाएगा, फिर यदि उसका खुद का ट्रैक्टर होगा तो ट्रैक्टर में डीजल डलवाएगा, नहीं तो ट्रैक्टर किराए से लेके आएगा, फिर खाद लेके आएगा, फिर दवाइयों का छिड़काव करेगा, फिर मजदूरी, इस काम के लिए उसको मजदूर रखने पड़ेंगे, ये सब वो खर्चा करेगा, ये हो जाएगी उसकी ए टू लागत, एग्रीकल्चरल कॉस्ट। दूसरी लागत होती है जिसको कहते हैं एफ एल लागत, एफ एल कॉस्ट। एफ एल कॉस्ट मतलब होता है फार्मर लेबरर कॉस्ट। ये क्या होता है कि देखो, किसान ने फसल उत्पादन करने के लिए क्या है, कुछ मजदूर रखे, दवाई छिड़कना, खाद डालना है, तो उसको उनने कैश में पेमेंट कर दिया, वो ए टू लागत में शामिल हो गया। लेकिन एफएल कॉस्ट में देखा जाएगा कि वो किसान खुद भी तो खेत में काम कर रहा होगा भाई, मजदूर के साथ साथ खुद भी लगा है भाई, बड़ा किसान की बात नहीं करें, सामान्य किसान तो लगा रहेगा, उसका परिवार लगा, उसकी पत्नी लगी है, उसके बच्चे लगे हैं, तो इसको एफएल कॉस्ट में जोड़ा जाता है अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित व्यय। अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित व्यय या उसका अनुमानित मूल्य जोड़ लेंगे, समझ रहे ना। ए टू में तो उसने जो मजदूरी दी है, लेकिन खेत में मजदूरों को, मजदूरी के साथ साथ वो खुद भी काम कर रहा है, उसका यदि परिवार शामिल है तो उसको भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना, कि भाई वो यदि इस खेत में खड़ा नहीं होता, यदि वो कहीं दूसरी जगह काम करने जाता तो वहां पे उसको 400 रुपए या 300 रुपए रोज मिलते, तो वो अपनी मजदूरी छोड़ के खेत में काम कर रहा है ना, तो उसकी लागत भी तो फसल में जोड़ना पड़ेगा ना, वो भी एक टाइप की उसकी लागत ही है, तो उसको कहते हैं एफ एल कॉस्ट। फिर तीसरी लागत होती है जिसको कहते हैं सी टू लागत, कॉमर्शियल कॉस्ट। ये फार्म लेबरर हो गई और अब हो गई कॉमर्शियल कॉस्ट। कॉमर्शियल कॉस्ट में क्या देखा जाता है, अनुमानित भूमि का किराया, अनुमानित भूमि का किराया, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर, इस टाइप की लागत को जोड़ा जाता है, समझ रहे। देखो, किसान ने यदि भूमि किराए से ली है, उस पर जितना किराया देगा ए टू लागत में जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि किसान की खुद की भूमि है, उसने सिक्किमी नहीं ली है, उसने किराए से नहीं ली, उसकी खुद की भूमि है, तो उस भूमि का किराया भी तो जोड़ो, इधर जुड़ेगा। नहीं समझ रहे कि भाई खुद की भूमि पे खेती कर रहा है, यदि वो भूमि पे खेती ना करके उस भूमि को किराए पे दे देता तो उसको कितनी आय होती, यहाँ पे अनुमानित भूमि का किराया। फिर उसमें उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया है भाई, जितना नगद खर्चा किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट, जो पूंजी उसने पैसा लगाया है, यदि वो पैसा बैंक में रखा रहता तो निश्चित रूप से उसको ब्याज मिलता, तो वो भी तो यहां पर जोड़ो कि यदि वो पैसा यहां पे न लगा के कहीं और रखता तो उसको 5-6% का तो ब्याज मिलता, तो जितना इन्वेस्ट किया है उसके इंटरेस्ट भी इसमें जोड़ा जाएगा, उसको कहेंगे हम सी टू लागत। तो देखो, ये सीएसीपी क्या है, 3 टाइप की लागत की गणना करता है, ए टू कॉस्ट, एफएल कॉस्ट और सी टू कॉस्ट। अब क्या किया कि जो सीएसीपी एमएसपी के निर्धारण करने के संदर्भ में, एमएसपी के निर्धारण करने के संदर्भ में क्या करता, सबको जोड़ देता है, ए टू प्लस एफ एल प्लस सी टू, तीनों लागत को जोड़ता है, फिर इसका 50% इसमें जोड़ देता है, इंटू 50%। नहीं समझ रहे,
कि भाई देखो इन तीनों लागत को जोड़ा, जैसे ये तीनों लागत आती है मान लो 100 रुपए, 100 रुपए लागत आई, इसका 50% निकालो, 50%, 100 रुपए का 50%, 50 रुपए। तो ये 100 रुपए और 50 रुपए जोड़ो तो 150 रुपए एमएसपी होगा। लागत मूल्य का 50% अधिक एमएसपी होगा। लागत मूल्य ये निकली है A2FLC2, ये जो लागत मूल्य निकली है इस लागत मूल्य का 50% इसमें जोड़ो। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि A2FLC2 इंटू 50% इज इक्वल टू ये जो आया A2 प्लस FL प्लस C2, और इसमें फिर क्या है ये जो 50% आया है ये जोड़ दो, तो टोटल जो राशि आएगी वो होगा MSP। ठीक है, वो राशि होगी MSP, कुल लागत का 50%, और लागत ये है। ठीक है ना। अब देखो इसमें ये तो समझ गए 3 कॉस्ट है, और इन तीनों कॉस्ट का 50% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो वो MSP होगा। अब इसमें एक चीज समझना है कि देखो 2014 तक MSP का निर्धारण C2 लागत पर होता था। MSP का निर्धारण C2 लागत पर किया जाता था। ठीक है, दूसरी बात क्या है, 2004 का एक किसान आयोग, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक किसान आयोग का गठन किया गया था। किसान आयोग का गठन किया गया था। इस किसान आयोग ने सिफारिश की थी कि जो MSP है ये C2 लागत का 50% होना चाहिए। C2 लागत जो रहेगी, आप जो निर्धारित करते हो इस C2 लागत को 50% आपको देना पड़ेगा MSP। ये इसकी रिकमेंडेशन थी। हालांकि 2014 तक इसकी रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं किया गया था। ये CP अपना तय करती थी और 50% भी नहीं निकालती थी, उसके हिसाब से वो लागत कर देती थी। लेकिन इसने बोला था कि C2 लागत का 50% MSP होना चाहिए। 2004 में रिकमेंडेशन की थी, लेकिन 14 तक C2 लागत का 50% नहीं दिया जाता था। अब 2014 में जब सरकार बदलती है तो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम MSP को लागत मूल्य का 50% करेंगे। बोला कि स्वामीनाथन कमेटी ने बोल दिया है कि किसानों का MSP लागत मूल्य का 50% अधिक होना चाहिए। तो उनने मैनिफेस्टो में बोल दिया कि हम सरकार में आए तो हम MSP का निर्धारण लागत मूल्य के 50% से करेंगे, मतलब कि स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन को लागू करवाएंगे। ठीक है ना। अब लेकिन जब सरकार बनती है तो उनने वादा तो किया था कि हम लागत मूल्य का 50% करेंगे, लेकिन फिर अब सरकार ने क्या किया, अब C2 लागत पर MSP निर्धारित नहीं होती है। सरकार क्या करती है, A2 प्लस FL इनका 50% निकालो और उसमें जोड़ दो। C2 को गणना बंद कर दी, C2 की गणना ही बंद कर दी। A2 और FL लागत, सामान्यतः इसको कई बार C1 कॉस्ट भी कह देते हैं। C1 कॉस्ट का 50% के आधार पर MSP का निर्धारण किया जा रहा है। कायदे से करना था C2 लागत का, तब किसानों को फायदा होता है। लेकिन अब सरकार ने उन्होंने कहा कि अपना वादा भी पूरा करना है, क्या लागत मूल्य का 50%। तो एक काम करो, उन्होंने कहा कि लागत की गणना करने का तरीके बदल दो, FL और A2 जोड़ो, उसका 50% दे दो। तो यदि देखो ये स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन लागू होती है तो MSP में बहुत ज्यादा उछाल होता है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हमने तो लागू कर दिया कि स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि लागत मूल्य का 50%, तो हमने लागत मूल्य का 50% दे दिया। लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि हमने लागत मूल्य की गणना ही बदल दी। पहले लागत मूल्य ऐसी गणना होती थी, इसका 50% देते तब जानते, लेकिन अब 50% देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सरकार ने क्या है, लागत मूल्य का फार्मूला बदल दिया। और कागज पे तो हो गया है, कागज पे तो सरकार ने कह दिया है कि हमने किसानों को उनकी लागत मूल्य का 50% MSP वर्तमान में दे रहे हैं।
मतलब जैसे अभी सरकार ने गेहूं या धान का जो भी घोषित किया, मान लो 2100 रुपए प्रति क्विंटल, तो सरकार का क्या कहना है कि इस 2100 रुपए में किसान की लागत प्लस उसका 50% प्रॉफिट भी शामिल है 2100 रुपए में। ये सरकार का कहना है। मतलब सरकार के हिसाब से तो गेहूं की लागत 1000 रुपए कुंटल आ रही है, 1500 रुपए मान लो, 1400 रुपए ऐसे कुछ आ रही है, तो उसका हम 50% निकाल रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं, और ये एमएसपी जो आ रही है वो कितनी आ रही है। तो आपको तो क्या याद रखना, वर्तमान में जो एमएसपी का निर्धारण है वो A2 और FL, एग्रीकल्चर कॉस्ट और फार्म लेबर के हिसाब से ही तय हो रहा है। इसको C1 कॉस्ट भी कह देते हैं। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि किसान की अपनी भूमि है, लेकिन मान लो वो उस भूमि पे खेती ना करे और उस भूमि को किराए पे दे दे, तो भी तो उसको फायदा होगा ना, तो वो भी तो जोड़ो उसमें। कि अब ऐसा थोड़ी, अब ऐसे तो फिर क्या है कि यार भूमि उसके घर की, ट्रैक्टर उसके घर का, घर में 4 मजदूर हैं, किसी की लागत मत जोड़ो, सिर्फ किसकी लागत जोड़ो, जो बाजार से खरीद के लाए। आप यदि वास्तविक रूप से लागत निकाल रहे हो, भाई जैसे ये कोचिंग चल रही है, इसका हम कुछ किराया दे रहे हैं, वो हमारी लागत है, बिजली का बिल है वो लागत है। अब मान लो ये घर खुद हमारा होता तो हम कहें कि हमारी तो कोई लागत ही नहीं है, बल्कि ये घर आपका है, तो इसका यदि आप मार्केट में किराया इसको दोगे तो आपको कुछ राशि मिलेगी ना, तो वो आपकी लागत। तो यहाँ पे भी किसान की C2 लागत को जोड़ा जा रहा है कि भाई वो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पर यदि उसको, भाई मान लो पैसा बैंक से ब्याज से लेके आया, साहूकार से लेके आता, तो जरूरी थोड़ी कि घर में पैसा रखा हो सकता है वो केसीसी के तहत पैसा ला रहा हो, तो केसीसी पे उसको ब्याज देना पड़ रहा है ना, तो वो भी तो जोड़ो यहाँ पर। उसकी भूमि का खुद का किराया भी तो जोड़ो। ये तो ठीक है, मतलब देखो यहां तो लड़ाई यहां पर ये थी कि किसान मांग कर रहे थे कि इसको बदला जाए, इसमें C3 लागत की बात कर रहे थे, C3 लागत C4 लागत की बात कर रहे थे कि अभी भी हमारा पूरी लागत नहीं। देखो A2 FL C2 ये 3 दे रहे थे, अब सरकार ने C2 की भी बात बंद कर दी, केवल FL और A2 लागत की गणना करके उसका 50% निकाल के दे रहे थे। यहां पर एक हनुमंत राव समिति बनी थी, हनुमंत राव समिति, हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति ने क्या कहा था कि C2 के स्थान पर C3 लागत की गणना की जाए, C3 लागत की गणना की जाए। एक नई अवधारणा ली आई, C3 लागत। C3 लागत में क्या कहता है, हनुमंत राव का कहना है कि जो तुमने C2 लागत निकाली है, या तुम जो पहले एमएसपी निकाल रहे हो उसमें देखो जो श्रम को जोड़ रहे हैं, तो यहां पर जो किसान द्वारा श्रम किया जाता है उसको आप एक अकुशल श्रमिक का वेतन दे रहे हैं, अकुशल श्रमिक लेबरर। मनरेगा में 300 रुपए चल रही है, तो आपने यहाँ पे जो लागत का निर्धारण किया है, किसान की मजदूरी कितनी जोड़ी है, 300 रुपए, 4 महीने की आपने 300 रुपए के हिसाब से जोड़ी, 300 रुपए पर डे चल रही है मजदूरी। जबकि हनुमंत राव का कहना था कि ये अकुशल नहीं, इनको कुशल लेबरर माना जाए। ये एक प्रकार से उद्यम है। भाई जैसे एक आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप अपना जो वेतन लोगे उसमें ऐसा थोड़ी कि मजदूरी का लोगे, कहोगे ना कि भाई हमारा प्रबंध की योग्यता है, हमने रिस्क है इसमें, तो हमारी प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि किसान का भी जो खेती है उसमें भी उसका दिमाग लग रहा है, उसकी प्रबंधकीय योग्यता है, उसमें भी उसका रिस्क फैक्टर शामिल है, उस हिसाब से उसकी मजदूरी तय होनी चाहिए। आपने तो उसको क्या है, अकुशल लेबर की भांति मान के और तय कर दिया है। तो ये हनुमंत राव समिति ने बोला था कि C3 लागत को देखा जाए। लेकिन अब C3 की तो बात छोड़ो, C2 की भी गणना खत्म हो गई है। A2 और FL गणना होती होगी C2 की, लेकिन एमएसपी का निर्धारण आपको क्या याद रखना है कि A2 और FL लागत पर होना चाहिए। किसानों की तो मांग और है कि इसमें हमारी लागत अभी पूरी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें कहीं भी आपको मशीनरी के ह्रास को शामिल नहीं कराया गया। जैसे कोई किसान ने ट्रैक्टर लेके आया,
10 लाख का ट्रैक्टर लेके आया, खुद का ट्रैक्टर है, खेती कर रहा है, चलो आपने पूंजी के रूप में उसको शामिल कर लिया। लेकिन 5 साल बाद इस ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख ही बचेगी, हो सकता 5 लाख भी ना बचे। तो 5 साल में किसान की जो पूंजी थी घट के कितनी हो गई? 5 लाख। 5 लाख का ह्रास हो गया ना, तो उसको भी तो अपनी लागत में जोड़ो। तो इसकी गणना भी किसान के लिए की जानी चाहिए कि हमारा जो मशीनरी है उसमें जो ह्रास हो रहा है, कहते थोड़ी कि 10 लाख का ट्रैक्टर ले आए तो वो हमेशा ही 10 लाख का रहेगा, 5 साल बाद तो 5 लाख का ही बचेगा, खत्म हो गया ना मशीनरी, क्षण ह्रास आता मशीनरी में। उसकी कहां गणना है? उसकी गणना भी की जानी चाहिए। तो यदि इन सब की गणना की जाएगी तो एमएसपी बहुत ऊंचा आएगा। इसलिए सरकार एमएसपी को कम रखने के चक्कर में गणना करती है कि कम से कम एमएसपी हो, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन किसानों की तो मांग यही है कि हमारा एमएसपी अधिक होना चाहिए, हमको अभी उतना प्रॉफिट नहीं है जो एमएसपी सरकार बता रही है, इसमें हमारी पूरी लागत शामिल नहीं है। ठीक है ना? तो देखो, ये आपको ध्यान में रखना है कि एमएसपी के निर्धारण का तरीका क्या है। कुछ नहीं है, 3 चीज है, A2, FL और C2। C2 का 50% देते थे पहले, 2014 के बाद बंद कर दिया, और क्या A2 और FL का 50% वर्तमान में दिया जा रहा है। बात खत्म। बाकी जो मांग है किसानों की उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को तो इतना याद रखना है कि निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है? तो देखो, अपन ने क्या देखा, एमएसपी क्या होता है, एमएसपी देने का उद्देश्य क्या है, तीसरा बिंदु देखा एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, और चौथा पॉइंट देखा कि एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो देखो, अब हमको जो क्वेश्चन के आंसर है वो इसी रूप में ज्यादातर लिखने हैं, पॉइंट वाइज। ठीक है ना? कि क्या है उद्देश्य, क्या है विशेषता बताओ, या फिर क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है उसके संदर्भ में अलग अलग पॉइंट डिनोट करके बता दो, क्योंकि उसमें क्या है स्पष्टता दिखाई देगी आंसर में। अब देखो, ये तो एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब इस एमएसपी के संदर्भ में कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना है कि एमएसपी का जो निर्धारण किया जाता है वो तो हमने देख लिया, एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाता है, लागत को देखा जाता है। लेकिन सरकार केवल लागत को नहीं देखती, एमएसपी के निर्धारण के कुछ अन्य पहलू भी हैं। सामान्यतः गणना में, लेकिन सरकार के ध्यान में कुछ अन्य बातें भी रहती है एमएसपी के निर्धारण करने के समय। हो सकता है सीएसीपी ने जो रिकमेंडेशन की हो तो पीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी उसको स्वीकार ना करे, या उसको अपने हिसाब से स्वीकार करेगी। एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है सरकार को एमएसपी निर्धारण करते समय कि जो मांग और आपूर्ति की सापेक्षिक स्थिति है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। क्या? मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति की सापेक्षिक स्थिति। डिमांड एंड सप्लाई रिलेटिवली देखना, ध्यान में रखना पड़ता है कि डिमांड और सप्लाई क्या है। सामंजस्य नहीं होगा तो स्थिति खराब हो जाएगी। सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है तो कीमत जमीन में। मांग बहुत ज्यादा है, सप्लाई बिल्कुल नहीं है तो कीमत आसमान में। तो एमएसपी के निर्धारण करते समय सरकार को ये देखना पड़ता है कि कितना उत्पादन होगा, कितने की मांग है। ये आंकड़ा रहता है सरकार के पास कि इस खरीफ सीजन में इतने उत्पादन होने की संभावना है, इतना हमको कंजम्पशन में लगता है, तो उसका एक आंकड़ा निकाला जाता है, उसके आधार को भी ध्यान में रखा जाता है एमएसपी के निर्धारण के संदर्भ में। दूसरी जो बात एमएसपी के निर्धारण में ध्यान रखी जाती है वो क्या है? वो है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू बाजार में कीमतें। अंतरराष्ट्रीय बाजार एवं घरेलू बाजार
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों की क्या प्रवृत्ति है, कीमतों की प्रवृत्ति, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट से मैच होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा मिसमैच होगा तो फिर कालाबाजारी, स्मगलिंग, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वो भी एक पहलू है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। तीसरा, उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। उपभोक्ता के हित कि वही पहले बताया, खाद्य है, हर व्यक्ति की जरूरत है, तो उपभोक्ता उसको खरीद पाए, उपभोक्ता की परचेसिंग पावर क्या है उसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण करना पड़ता है। और चौथी चीज है इसको ध्यान में रखा जाता है, वो है अंतर फसल कीमत साम्यता। अंतर फसल कीमत साम्यता, अंतर फसल कीमत साम्यता, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। क्या है ये कि एमएसपी, किसी फसल का एमएसपी के निर्धारण करते समय देखा जाता है कि दूसरी फसलों की कीमत क्या है। ऐसा ना हो कि एक फसल और अन्य फसलों की कीमतों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो किसान सब कुछ छोड़ के कोई उत्पादन करने लगेंगे। हर फसल की लागत अलग अलग है तो हर फसल का एमएसपी अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। तो वही अंतर फसल कीमत साम्यता कि विभिन्न फसलों के बीच कीमतों में कितना अंतर होना चाहिए, इसको ध्यान में रखा जाता है। और इन वो लागत को तो है, उन लागत के अतिरिक्त ये पहलुओं को है, मतलब देखो एमएसपी का निर्धारण उस लागत पे किया जाता है कि ए2 और एफएल को जोड़ दिया और उसका 50% निकाल लिया, लेकिन वो निकालते समय ये ध्यान में रखते हैं कि ये चीजें प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एमएसपी के निर्धारण करते समय कुछ अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है, वो अन्य बातें ये है। अब अंत में हमको इसमें देखना है एमएसपी के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष, एमएसपी के सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। देखो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि जो एमएसपी है वो नई तकनीक को किसानों में लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। एमएसपी नई तकनीक को किसानों में लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। नई तकनीक किसानों को लोकप्रिय बनाने, किसानों में समझ रहे ना, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, नई फसल है, या फसल का नया पैटर्न लेके आई है सरकार, या उनने कहा कि नए टाइप के बीज लेके आई है, उसको किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी एक अच्छा मेथड है। भाई बता दिया कि इतना तो हम आपको देंगे ही देंगे, तो किसान फिर निश्चित होकर उत्पादन करता है कि चलो ठीक है अपन को इतना पैसा प्रति क्विंटल तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा क्या है, एमएसपी को सामाजिक न्याय के एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय के कदम के रूप में, सामाजिक न्याय के कदम के रूप में देखा जा सकता है। सोशल जस्टिस, भाई किसानों की आय सुनिश्चित हो रही है ना, उनका प्रॉफिट सुनिश्चित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आय की असमानता उसमें कमी आएगी, तो सोशल जस्टिस की भी बात कह सकते हैं इसमें। फिर इस एमएसपी के माध्यम से फसल पैटर्न को इच्छित दिशा में, इच्छित दिशा में, एमएसपी के माध्यम से फसल पैटर्न को इच्छित दिशा में बदला जा सकता है। इच्छित दिशा में बदला जा सकता है। आज ज्यादातर किसान गेहूं और चावल बोता है, क्यों बोता है? क्योंकि उस पर एमएसपी मिलता है, सरकार खरीदती है, दोनों चीज।
अब सरकार चाहेगी कि किसान धान ना बोए, भूजल स्तर नीचे जा रहा है और हमको दलहन की जरूरत है या तिलहन की जरूरत है, तो फिर सरकार कहेगी कि हम अब धान पे एमएसपी घोषित नहीं करेंगे, मार्केट में जिस भाव से मिलेगा वो तुम जानो। तो फिर किसान क्या है, धान बोना बंद कर देगा, वो उस फसल को बोएगा जिसमें उसको एमएस, भाई प्राइस की गारंटी मिल रही है ना कि इतना तो मिलेगा ही। तो सरकार को जिस दिशा में क्रॉप पैटर्न को मोड़ना रहता है, एक सरकार चाहती है कि दलहनी फसलों का उत्पादन ज्यादा हो, तो क्या करेगी कि दलहन का एमएसपी थोड़ा सा ऊंचा कर दिया अन्य फसलों के मुकाबले, तो किसानों को लगा इधर ज्यादा प्रॉफिट, तो किसान अब दलहन उत्पादन करने लगेगा। तो बस मुड़ गया। फिर जब लगेगा कि दलहन पर्याप्त हो गया, अब तिलहन पर फोकस करो, अब फूड ग्रेन पे फोकस करो, तो वो एमएसपी को जहां जहां मोड़ना चाहे वहां वहां मोड़ सकती है। ठीक है। चौथी इसमें अपन सकारात्मक बिंदु देंगे कि इस एमएसपी के कारण खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, एमएसपी का बहुत बड़ा रोल है। आज जो हमारा फूड सिक्योरिटी की स्थिति है, हमारे पास इतना बड़ा बफर स्टॉक है, हम अनाज के उत्पादन में इतने आत्मनिर्भर, एमएसपी की बड़ी भूमिका है। जहां जहां एमएसपी है वहां वहां, और जहां जहां एमएसपी पे सरकार खरीदी कर रही है वहां पे किसानों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। जहां पे किसान सरकार नहीं खरीद रही वहां का किसान गरीब ही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सरकार नहीं खरीदती ज्यादा अनाज, थोड़ा बहुत खरीदती है, एमएसपी घोषित होता है लेकिन सरकार नहीं खरीदती, तो पूरा मार्केट में बिकता है, मार्केट में किसानों को सही दाम मिलता नहीं। पांचवा इसका सकारात्मक बता सकते हैं कि इससे फसल कीमतों में स्थिरता बनी रहती है। फसल कीमतों में स्थिरता, फसल कीमतों में स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। पहले एमएसपी घोषित कर दिया कि गेहूं का एमएसपी 2100 रुपए होगा, अभी से ही घोषित कर दिया है, धान का अभी से ही घोषित कर दिया, तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है प्राइस में। ऐसा नहीं है कि पता चला कि बम्पर उत्पादन हो गया तो प्राइस गिर गया, उत्पादन घट गया तो प्राइस एकदम हाई चला गया, नहीं। एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, भले कितने उत्पादन हो जाए इतना तो जाएगा ही जाएगा। छठवा सबसे बेसिक लाभ इसका यह है कि एमएसपी के माध्यम से कृषिगत वस्तुओं की औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में सापेक्षिक कीमतों को ऊंचा किया जा सकता है, ताकि कृषि उद्योग के विनिमय के क्रम में कृषि को लाभ हो। क्या कहना चाह रहे हैं कि कृषिगत वस्तुएं कृषिगत वस्तुओं की औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में कृषिगत वस्तुओं की औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में सापेक्षिक कीमतों को ऊंचा किया जा सकता है। सापेक्षिक कीमतों को ऊंचा किया जा सकता है, सापेक्षिक कीमतों को ऊंचा किया जा सकता है, ताकि कृषि व उद्योग के विनिमय के क्रम में कृषि को लाभ हो। ले देखिए, कृषि को लाभ हो मतलब देखो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमत तय कर दी, उस अनुपात में क्या है, औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों का भी निर्धारण होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर उद्योग और कृषि में एक संबंध है। बहुत सारे उद्योग तो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है कच्चे माल के लिए, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, बहुत सारा उद्योग सीधे सीधे निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इनकी प्राइस के आधार पर औद्योगिक वस्तु की प्राइस, दोनों में एक साम्यता, ताकि क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर को अधिक लाभ हो। ठीक है। तो देखो ये कुछ अपन को कुछ नहीं, 4-5 बिंदु याद रखने हैं कि एमएसपी से लाभ क्या होता है, बात खत्म हो गई। फिर इसका दूसरा पक्ष है, इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है। इतने लाभ होने के बाद भी इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। देखो नकारात्मक पक्ष तो एक सबसे बड़ा क्या है कि जिस फसल के लिए सरकार एमएसपी घोषित करती है और उसकी खरीदी करती है सरकार, किसान वही उत्पादित करता, बाकी सबको छोड़ देता है। और हमारी इस एमएसपी नीति का परिणाम क्या हुआ कि हमारे यहाँ दलहन,
व तिलहन का उत्पादन कम हुआ और केवल गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। गेहूं और चावल का उत्पादन में ही वृद्धि हुई। अब तो होने लगी, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 22 फसलों पर किया गया। पहले तो शुरुआत में क्या है, गेहूं और चावल पे फोकस किया गया, तो सब कुछ ने किसानों ने सब उत्पादन करना छोड़ दिया, केवल गेहूं और चावल। अब धीरे धीरे क्या है, अन्य फसलों पर भी एमएसपी घोषित कर रहे हैं ताकि उसको प्रमोट किया जाए। केरला ने तो बागवानी फसलों पर तक एमएसपी घोषित कर दिया, क्योंकि वहां पर बागवानी फसलें अत्यधिक मात्रा में होती। तो एक तो ये क्या है कि एक ही निश्चित दिशा में क्या है, कुछ फसलों को ज्यादा प्रॉफिट हुआ। दूसरा इसमें अपन कह सकते हैं कि एमएसपी का लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों को मिला। एमएसपी का लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों को मिला। एमएसपी का लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों को ही मिला और बड़े किसानों को ही इसका लाभ है। कुछ विशेष क्षेत्र मतलब वही जहां पर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न यूपी और बड़े किसान ही इसका लाभ उठाते हैं। बड़े किसान ही लाभ उठा पाते हैं। बड़े किसान ही इसका लाभ उठा पाते हैं। समझ रहे हैं? देखो, एमएसपी तो पूरे देश के लिए घोषित हो गया, लेकिन खरीदी क्या है, कुछ जगहों पर ही होती, कुछ राज्य सरकार ही खरीदी करती है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार एमएसपी पे खरीद ले रही है, इसलिए यहाँ के किसानों की स्थिति। पंजाब और हरियाणा का किसान इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि वहां पर सबसे पहले एमएसपी वहीं पे चालू किया था, और आज भी वहां का 100% किसान एमएसपी पे अपना प्रोडक्ट बेचता है। बिहार सरकार नहीं खरीदती। आप गूगल करना कि पिछले बार उन्होंने कहा गेहूं कितना बिका बिहार में। धान की क्या कीमत थी? हमारे यहाँ पिछली बार धान 1800-1900 रुपए बिका था। वहीं बिहार के किसान को मिल रहा था 800 रुपए, 900 रुपए, 1000, 1100, 1200, बस इससे ज्यादा नहीं मिला बिहार के किसान को। जबकि मध्य प्रदेश का किसान को कितना मिल रहा? 1900 रुपए, 1800 रुपए एमएसपी के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर सरकार खरीदी कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं खरीदी कर रही है, बंगाल का भी यही हाल है। तो देखो, यहाँ पर गरीबी ज्यादा है, भूमि है, उपजाऊ है, धान तुमने उपजाऊ कर ली, किसको बेचोगे? वहीं की में बेचोगे, मध्य प्रदेश तो आओगे नहीं बेचने ना। यहाँ का तो किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ, हर कोई थोड़ी बेच सकता है। तो पंजाब हरियाणा की समृद्धि का कारण यही है कि वहां पे एमएसपी पे फसल खरीद रही थी, सब किसानों को एमएसपी मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी किसानों की स्थिति में जो सुधार हुआ, उसका बड़ा कारण यही है एमएसपी। आज एमएसपी बंद हो जाए या सरकार खरीदना बंद कर दे एमएसपी पे, फिर किसान फटेहाल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस और एमएसपी में कई बार बहुत अंतर हो जाता है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, बड़े किसान ही लाभ उठा पाते हैं। ये एमएसपी की एक बड़ी, सरकार ने तो घोषित कर दिया एमएसपी 2150 रुपए, अब सरकार खरीद करती है। अब सरकार भी कई बार क्या है, खरीदने से बचना चाहती है, खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि उसको सीधे पैसे देना पड़ता ना किसानों को, तो बचना चाहती है। वो सोचती कि कम से कम हमको खरीदना पड़े, तो क्या करो, खरीदी लेट चालू करो। मजदूर नहीं है, कभी कुछ नहीं है। उनने कहा कि फसल जैसे आ गई, उनने कहा कि 30 मार्च को फसल आ जाती गेहूं की, मत खरीदो, 30 अप्रैल से खरीदो, महीने खरीदो। उनने कहा खरीदी नहीं हो रही, 15 जून को खरीदी चालू करी। अभी मूंग में ये किया, एमएसपी घोषित कर दिया, फसल तो कट गई जून में, ना तो जुलाई में खरीदा ना अगस्त में, 2-2.5 महीने बाद अब खरीदी चालू करी। तो होगा क्या, जो बड़ा किसान है, जिसके पास पैसा है, वो तो रास्ता देखेगा। मूंग का एमएसपी सरकार ने घोषित कर दिया 7,000 रुपए, और मार्केट में बिक रही 4.5 में।
हाँ, बस इसी के आसपास बिक रही। क्यों? किसान व्यापारी के पास गया, व्यापारी ने कहा मूंग अच्छी नहीं है, हमको नहीं खरीदना, तेरी अटकी हो तो बेच दे। अब छोटा किसान है, पहले ही कल ही बताया, होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, उसको ये फसल बेचना है, उसके ऊपर कर्जा है वो चुकाना है, और नई फसल बोना है, तो वो तो क्या है, बेचे आएगा। तो देखो एमएसपी घोषित होने के बाद भी गरीब और छोटा किसान, जो सीमांत किसान है 85%, उसको एमएसपी का लाभ बहुत कम मिल पाता, क्योंकि वो रुक ही नहीं पाता इतनी देर। खरीदी की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लाइन लग रही है मंडी में जाके, आपको ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करना पड़ रहा है 4-4 दिन। वो गरीब आदमी के पास ट्रैक्टर ही नहीं है, वो किराए से लेके जाएगा, 4 दिन का ट्रैक्टर का किराया लग जाएगा, तो वो जाएगा इतना पंचायत करने से अच्छा मार्केट में बेच दो। तो देखो कितना अंतर है, ये अभी की बात है मध्य प्रदेश में। तो जहां पर एमएसपी है, नहीं खरीद रही है सरकार, वहां पर इसलिए कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों को ही लाभ मिला है, और खासकर बड़े किसानों को, बड़े किसान वो कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, मूंग उत्पादित कर ली है, उसके पास गोदाम की भी कमी नहीं है, भर के रख लिया है, 2 महीने बाद जब सरकार बेचेगी तब बेचेंगे, जब सरकार खरीदेगी तब हम अपनी मूंग बेचेंगे। यदि मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा तो बेच देगा, लेकिन यदि एमएसपी के आसपास भी नहीं मिल रहा तो नहीं बेचेगा। तो बड़े किसान को तो एमएसपी का हमेशा फायदा होता है। फिर जब ये होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि एमएसपी से आय की विषमता बढ़ती है, आय की विषमता बढ़ती है। आय की विषमता, बड़े किसान को ज्यादा फायदा, छोटे किसान को उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर चौथा इसका नकारात्मक बिंदु बता देंगे कि एमएसपी किसानों को आय की सुरक्षा तो देता है, आय की सुरक्षा तो देता है, परंतु ये बाजारी ताकतों को खारिज करता है। मार्केट फोर्स, भाई देखो वर्तमान समय क्या है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर जगह देख रहे क्या है, मार्केट एक बड़ी ताकत है, पूंजीवादी इकोनॉमी है, मार्केट सब कुछ तय कर रहा है, हर चीज की कीमत। और मार्केट किसी भी चीज की कीमत से ऐसे तय करता है, डिमांड और सप्लाई। मार्केट का तो एक ही नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। यदि किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है तो महंगा, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो सस्ता, ये मार्केट का सामान्य सा नियम है। एमएसपी उसको खारिज कर रहा है। मार्केट फोर्स उन्होंने कहा कि किसान से बोलिए इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, अब डिमांड सप्लाई का छोड़िए, उससे कोई फर्क नहीं। तो वही लिखा है कि बाजारी ताकतों को खारिज करता है। फिर यह है कि एमएसपी के निर्धारण से सरकार का खर्चा बहुत होता है, सरकार का व्यय अत्यधिक होता है। सरकार का व्यय अत्यधिक होता है, और इससे सरकार अन्य क्षेत्रों में फिर पैसा खर्च नहीं कर पाती। अब पैसे ही नहीं बचा ना सरकार के पास। अब सोचो ना, मध्य प्रदेश सरकार क्यों खरीदने से बचना चाहती है। अब भी गेहूं खरीदा, फिर उन्होंने कहा धान खरीदी, फिर उन्होंने कहा मूंग खरीदी, सारा पैसा किसानों के पास जा रहा है, सरकार के पास उतना पैसे ही नहीं, कहां से दे। तो सरकार चाहती है कि किसान मार्केट में अपना सामान बेच दे, कम से कम खरीदी करना पड़े। लेकिन अब ये चुनावी राजनीति का लाभ है एक टाइप से, कि उसको मालूम है कि यदि नहीं खरीदा तो सरकार गिरना तय है, इसलिए मजबूरी है, चुनावी राजनीति का फायदा है किसानों को। हालांकि देखो बिहार के किसानों को नहीं मिल रहा, नहीं खरीद रही बिहार की सरकार, तो कर ले रहे वो मिलके, बदल दो सरकार, उससे दूसरी सरकार भी नहीं खरीद रही, तो यहाँ पे लागू है इसलिए मजे हैं। तो ये है कि ये सरकार के व्यय को अत्यधिक बढ़ा देती है, क्योंकि देखो सरकार का बहुत ज्यादा व्यय है कि एफसीआई खरीदी करती है, राज्य सरकार खरीदी करती है, फिर उनको खरीद के ट्रकों में लाद के गोदामों में भरती है, गोदामों में उनको संरक्षित रखना है, और फिर करना क्या है उस अनाज का, 2 रुपए किलो गरीबों में बांटना है। मतलब समझ रहे ना, लागत कितनी ज्यादा है। 20 रुपए तो सरकार ने किसान को दे दिया गेहूं का प्रति क्विंटल, वो प्रति किलो के हिसाब से 2000 रुपए क्विंटल मान लेते हैं। फिर उसकी खरीद बिक्री में जो खर्चा हुआ, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कहां तक, गोदाम तक ले गया। फिर सरकार के पास इतने गोदाम भी नहीं, सरकार खुद गोदाम किराए से ले रही है, उन गोदामों में रखा है। फिर इस गोदाम से माल कहां पहुंचेगा, पीडीएस शॉप पर,
जो कंट्रोल जिसको कहते हैं, जहां पे सरकार दे रही है अनाज। अब इस पीडीएस में अभी तो कुछ मुफ्ती दे रही है, 2-3 साल से तो मुफ्ती चल रहा है। नहीं मुफ्त भी चलता है तो उन्होंने कहा कि 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, मतलब उसकी लागत 30 रुपए पड़ रही थी सरकार को, और सरकार दे कितने में, 2 रुपया में। अभी तो फ्री में ही बांट रही है। तो जब इतना खर्चा हो रहा है तो इसलिए तो सरकार का, हम देख रहे हैं ना, फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार इससे निकलना चाह रही है, सरकार इस जंजाल से निकलना चाह रही है, लेकिन निकले कैसे? एकदम से निकल नहीं सकती, नहीं तो सरकार से निकल जाएगी। ये एक ऐसा इशू है कि यदि इसको खत्म कर दिया तो सरकार गिर जाएगी। सरकार इसको निकलना चाह रही, तमाम तरीके के विकल्प देख रही है कि कैसे हम इस पूरे लफड़े से बच जाए। सरकार इसी संदर्भ में फिर डीबीटी लेके आती है कि तुम तो कैश पैसा ले लो, भाई लागत तो बच जाएगी। भाई हमने गेहूं कर दिया 20 रुपए का एमएसपी, 2,000 रुपए कुंटल, तो कहेगी कि 30 रुपए के हिसाब से 5 किलो लेते हैं तो 100 रुपए ले लेना। अभी तो 10 रुपए उसका एक्स्ट्रा लगना, तो ये 10 तो बचे कम से कम। तो सरकार क्या तमाम तरह के विकल्प अपना रही है एमएसपी या फिर खरीद से बचने के लिए। तो देखो ये एमएसपी के नकारात्मक, आपके सकारात्मक नकारात्मक दोनों बिंदु देख लिए। अब हमको ये देखना है कि इस एमएसपी में सुधार के लिए क्या होना चाहिए, एमएसपी की प्रक्रिया में रिफॉर्म। सुधार रिफॉर्म क्या होना चाहिए? तो देखो एक रमेश चंद्र समिति बनी थी सरकार के द्वारा ही, रमेश चंद्र समिति। इस रमेश चंद्र समिति ने क्या है, एमएसपी के सुधार के संदर्भ में कुछ रिकमेंडेशन दिया था। और इसने एमएसपी के सुधार के संदर्भ में एक बात बोली थी। इन्होंने क्या बोला था कि डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम को लागू किया जाए। डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट, ये एक नया सिस्टम लेके आए एमएसपी में सुधार का। इनने क्या बोला कि देखो सरकार एमएसपी घोषित करे, एमएसपी घोषित करे, खरीदी ना करे। किसान से क्या बोले कि हमने जैसे गेहूं की फसल का 2100 रुपए प्रति कुंटल एमएसपी घोषित किया है, किसान से बोले कि तुम गेहूं जाके बाजार में बेचो। हो सकता है 2100 रुपए में बिक जाए, हो सकता है 2200 में, 2300, 2400, 2500 में बिक जाए, सब तुम्हारी इच्छा। लेकिन यदि ये मान लो एमएसपी से कम 2000 रुपए बिकता है, हो सकता है 1900 बिके, हो सकता है 1800 बिके। अंतर कितना आया? यदि 2000 बेचा तो 100 रुपए कुंटल, 200 रुपए कुंटल, 300 रुपए कुंटल। तो जो गैप रहेगा वो गैप हम तुमको अलग से दे देंगे। डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट, एमएसपी घोषित होगा, आप किसान मार्केट में जाके बेचे, एमएसपी पे बिक गया तो ठीक है, एमएसपी से जितना कम बिकेगा उतना हम तुमको डायरेक्ट कैश दे देंगे। तो देखो डायरेक्ट कैश देने में भी बहुत फायदा है सरकार को। अभी तो सरकार को 2100 रुपए देने पड़ रहे थे, अब तो 200 रुपए, 300 रुपए, 4, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर तो आएगा नहीं। अब जब आएगा जब की जब देखेंगे। लेकिन इनने ये बताया था कि ये दरअसल यूरोप वगैरह में ये सिस्टम है डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट की, सरकार अलग से किसान को देती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी एक स्कीम लाई थी, भावांतर भुगतान योजना, वो इसी टाइप की थी, वो लेकिन चली नहीं। भ्रष्टाचार अलग, बहुत सारी समस्याएं थी, इतना आसान नहीं है ये करना भी, क्योंकि वहां पे भी अलग अलग समस्याएं हैं, ठीक है ना। तो ये एक आप बता सकते हो कि डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट को लागू किया जाना चाहिए। दूसरा सुधार ये किया जा सकता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा हो, एमएसपी को कानूनी दर्जा। ठीक है ना, कि कोई भी व्यक्ति व्यापारी एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सके, ऐसा नियम बना दो। हालांकि ये संभव नहीं है कि एमएसपी के माध्यम से आप उसको कानूनी रूप से लागू करवा सको, क्योंकि भाई मार्केट है ना, नहीं खरीदेगा व्यापारी। फिर बात तो वही है ना कि उसको व्यापारी तो प्रॉफिट के लिए खरीद रहा है, और यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में राष्ट्रीय स्तर पर कीमत नहीं है तो वो जबरन कैसे खरीदेगा।
फिर भी अपन को तो सुधार के संदर्भ में बताना, तो अपन ने तो लिख दिया। फिर तीसरा सुधार इसमें बोला गया है कि जो C2 लागत की गणना है, C2 लागत की गणना में, C2 लागत की गणना में एक खंड के एक गांव के बजाय एक खंड के एक गांव के बजाय एक खंड के एक गांव के बजाय दो गांव से आंकड़े इकट्ठे किए जाने चाहिए। दो गांव से आंकड़े इकट्ठे किए जाने चाहिए। अभी क्या है, C2 लागत में क्या है, जो भूमि का किराया है, ये सब चीजों को जब गणना की जाती है तो केवल ये किसी एक खंड के एक गांव का आंकड़ा ले लेते हैं। हो सकता है कि वहां पे भूमि की कीमत अलग हो, कम हो, ज्यादा हो, इसलिए बोला कि भाई एक गांव में कम से कम एक खंड के दो गांवों को तो गणना करते समय आंकड़े इकट्ठे किए जाने चाहिए। चौथी सिफारिश बोली गई है कि किसानों की जो मजदूरी है, लागत निर्धारण करते समय किसानों को कुशल श्रमिक माना जाना चाहिए। कुशल श्रमिक मतलब किसानों की मजदूरी कैसी तय होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर की तरह। ऐसा नहीं कि अनस्किल्ड लेबर 300 रुपए के हिसाब से जोड़ रहे हो। पांचवा, भूमि का लगान वास्तविक लगान के बराबर होना चाहिए। भूमि का लगान वास्तविक लगान के बराबर होना चाहिए। लगान से मतलब किराया। भाई हो सकता है कि सरकारी रेट अलग चल रहा हो, कि भूमि किराए पे लेने का सरकारी अलग रहता ही है, और मार्केट में करंट रेट अलग हो, अंतर कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, तो MSP बहुत कम आता है जबकि लागत बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है कि सरकारी आंकड़ों में होगी भाई 10,000 रुपए प्रति एकड़ भूमि इससे यहाँ इस क्षेत्र में किराए पे चल रही है, और वास्तव में किराए पे मिल रही है 15,000 रुपए प्रति एकड़, तो ये अंतर नहीं होना चाहिए। और छठवां सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि MSP अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। MSP अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो। ये भी एक रिफॉर्म है जो होना चाहिए कि MSP अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हो। देखो सरकार ने तो बोल दिया कि गेहूं उन्ने का 21 रुपए प्रति क्विंटल, CACP ने गणना कर ली, लेकिन आप खुद सोचो, पंजाब में कॉस्ट अलग होगी, बिहार में कॉस्ट अलग होगी, मध्य प्रदेश में कॉस्ट अलग होगी। भाई पंजाब पहले से डेवलप्ड है, वहां पे आपको भूमि बहुत महंगी है, भूमि बहुत महंगी है ना। आप वहां पे 1 एकड़ भूमि किराए से लेने जाओगे तो उसकी बहुत ज्यादा है। वही भूमि तुम बिहार में 1 एकड़ में लेने जाओगे, ले लो, बहुत खाली पड़ी, उनका कोई खेती नहीं करना चाह रहा, आसानी से मिल जाएगी। मजदूरी, पंजाब हरियाणा संपन्न है, लोकल मजदूर तो नहीं मिलेंगे, बाहर से मजदूर बुलाएंगे, मजदूरों को अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी। लोकल मजदूर तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो बहुत अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी। जबकि आप बिहार देख रहे हैं, पूरे भारत में बिहार का लेबर है, तो बिहार में बिहार का लेबर काम करेगा तो उसको मजदूरी कम मिलेगी ना लोकल के हिसाब से, तो लागत कम हो गई। मतलब बिहार में लागत कम है, मध्य प्रदेश में लागत कम है, हरियाणा और पंजाब में लागत ज्यादा है, तो वहां के किसानों को MSP ज्यादा मिलना चाहिए। बिहार के किसान का कम MSP में भी काम चल सकता है। तो ये कि अलग अलग क्षेत्रों में MSP अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये MSP से संबंधित अपन ने सभी पक्षों को देख लिया। MSP क्या है, MSP लागू करने का उद्देश्य क्या है, क्यों लेके आए हैं MSP, MSP का निर्धारण कौन करता है, MSP का निर्धारण कैसे किया जाता है, किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, कौन से ऐसे पहलू हैं जो डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से सरकार ध्यान में रखती है। MSP के सकारात्मक बिंदु क्या है, नकारात्मक बिंदु क्या है, और MSP में सुधार की क्या
बिंदु हो सकते हैं वो भी हमने देख लिए। अब देखो ये अपना कंप्लीट है एमएसपी, इसमें और कुछ है नहीं एमएसपी के संदर्भ में। सीएसीपी 3 नंबर में पूछेगा तो बता देना कि सीएसीपी क्या है, फुल फॉर्म बता दोगे, स्थापना कब हुई थी, कौन सी समिति की सिफारिश पे की थी और क्या करता है वो, बस 3 नंबर के हिसाब से पूछेगा ज्यादा से ज्यादा सीएसीपी, नहीं तो नहीं ही पूछेगा। बाकी अब देखो क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि भैया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसकी अवधारणा को समझाइए, क्यों दिया जाता है, उद्देश्य विशेषताएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के सकारात्मक नकारात्मक पूछा जा सकता है, मूल्यांकन करवा सकता है। तो ये पूछ सकता है कि कृषि क्षेत्र में आय की सुनिश्चितता में, किसानों की आय की सुनिश्चितता में एमएसपी के योगदान को समझाइए, या कृषि उत्पादकता में एमएसपी की भूमिका को समझाइए। तो जब हम रोल पूछें या तो हमको सकारात्मक बिंदु पर ही फोकस करना है। मूल्यांकन करते समय, समीक्षा करते समय कुछ नकारात्मक बिंदु की चर्चा करना है, नहीं तो रोल तो हमको सकारात्मक ही बताना है। ठीक है, तो ये एमएसपी वाला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अब अपन को इसमें कृषि में जो देखना है वो मार्केटिंग देखना है, कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है ना। उसको अपन अब कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।